Monetary policy. What is monetary policy? In an economy, fiscal as well as monetary policy is used to control money supply in the system. Fiscal policy is regulated by the Government of India and monetary policy is regulated by Reserve Bank of India. Monetary policy is a macroeconomic approach used by central government, central bank, Reserve Bank of India to manage the money supply for healthy economic growth. तो अब देखिए दो तरीके की पॉलिसी यूज करी जाती है जो मनी सप्लाई है हमारी कंट्री का उसे कंट्रोल करने के लिए। फर्स्ट फिस्कल पॉलिसी जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, रेगुलेट करती है, और सेकंड है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी जिसे कौन रेगुलेट कर रहा है, सेंट्रल बैंक रेगुलेट कर रहा है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसे क्या कर रहा है, रेगुलेट करता है। मनी सप्लाई क्या है, अब देखिए जितना भी क्या है हमारे पास मनी है मार्केट में अवेलेबल, जितना पैसा आपके पास है, जितना पैसा आपने क्या कर रखा है, बैंक के पास डिपॉजिट कर रखा है। बैंक ने किसके पास डिपॉजिट करा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, एज वेल एज गवर्नमेंट भी जितने पैसे को यूज कर रही है, जितना पैसा क्या कर रही है वो लगा रही है, वो सब क्या है, एक तरीके से मनी सप्लाई है। तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी यूज कर रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अब इस मनी सप्लाई को कंट्रोल करना इतना ज्यादा जरूरी क्यों है, तो यहां पर बताया ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, प्राइमरी ऑब्जेक्ट टू मैनेज मनी सप्लाई एंड रेट, इंटरेस्ट रेट। तो अब देखिए जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का वो क्या है, आप मनी सप्लाई को कंट्रोल करें और इंटरेस्ट रेट को आप कंट्रोल करें। अब ये दोनों ही चीज आपस में कनेक्टेड है, इंटरेस्ट रेट और एज वेल एज मनी सप्लाई। इसे ध्यान से समझिए। अब अगर इंटरेस्ट रेट क्या हो, बैंक क्या करे, जो लोन्स प्रोवाइड कर रहा है बैंक, इंटरेस्ट रेट क्या कर देता है, वो बढ़ा देता है। सपोज आज 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है आपको, लेकिन अब उसने क्या कर दिया, एकदम से जो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो बढ़ाकर 20% कर दिया कि अगर आपको लोन चाहिए तो अब आप पे कितना चार्ज किया जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% चार्ज किया जाएगा। तो क्या आप वहां पर जाकर लोन लेना पसंद करेंगे? अब आप क्या कहेंगे, कोई बात नहीं, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होंगे तब मैं वहां पर जाकर लोन लूंगा। यानी कि जो मनी का सप्लाई है वो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। और यही क्या करना, यही क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का। तो हम बार बार यहाँ पर ये क्यों कह रहे हैं कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जा रही है। अब देखिए जितना ज्यादा मनी का फ्लो रहेगा, जितना मनी सप्लाई रहेगा मार्केट में, उतने ही ज्यादा चांसेस किसके इंक्रीज होते रहेंगे, जितना ज्यादा लोगों के पास पैसा होगा उतनी ही ज्यादा उनकी डिमांड्स होंगी, और जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतनी ही ज्यादा सप्लाई कम होगी। और ये वाली सिचुएशन किसे क्रिएट करेगी, ये वाली सिचुएशन क्रिएट करेगी इन्फ्लेशन को, महंगाई को। आज के टाइम में अगर हमारे पास 10 रुपए हैं और हम किसी एक पर्टिकुलर पेन को खरीद पा रहे हैं उस 10 रुपए में, अब महंगाई की वजह से जब उस पेन की डिमांड ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएगी, तो जब डिमांड बढ़ जाती है तो सप्लाई क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो उसी सप्लाई की रिड्यूस होने की वजह से उस पेन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वो 10 रुपए से कितने का हो सकता है, 20 रुपए का हो सकता है। तो ये केस क्या होता है, ये केस होता है इन्फ्लेशन का। इसलिए हमें क्या करना होता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना होता है, और एज वेल एज यहाँ पर हमें किसे कंट्रोल करना होगा, इंटरेस्ट रेट को, क्योंकि ये दोनों ही चीज आपस में क्या है, कनेक्टेड है। लेकिन अगर ऐसा हो कि मनी सप्लाई हमने कम करने के चक्कर में इतना ज्यादा कम कर दिया कि हमने क्या करा, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट इतने ज्यादा बढ़ा दिया, अब कोई भी पैसे ले नहीं रहा है, कोई भी लोन ले ही नहीं रहा है, तो क्या वहां पर कंट्री डेवलपमेंट कर पाएगा? जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, वो कंडीशन हो जाएगी डिफ्लेशन की। जब लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो वहां पर क्या डिमांड होगी, डिमांड बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अगर डिमांड नहीं रहेगी तो जो सप्लाई, जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उन्हें कोई भी परचेस नहीं करेगा। तो इसीलिए मनी सप्लाई को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि ना ही तो हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन की कंडीशन हो, ना ही हमारी कंट्री में डिफ्लेशन की कंडीशन हो। और ये कैसे करा जाता है, इंटरेस्ट रेट की हेल्प से। और इस इंटरेस्ट रेट को किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसीज के इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से मैनेज करते हैं वो भी हम समझेंगे। और क्या क्या यहाँ ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी के, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो क्या है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल कर लिया जाए और एज वेल एज इंटरेस्ट रेट को वहां पर कंट्रोल किया जाए। It basically help in balancing inflation, liquidity, consumption, saving and investment। तो इन्फ्लेशन तो आप लोगों को क्लियर हो गया। लिक्विडिटी क्या है कि कितना ज्यादा मनी का फ्लो मार्केट में है, किस तरीके से मनी अब क्या कर रहा है, मार्केट में रन कर रहा है, क्या बहुत तेजी से लोगों के पास मनी जा रहा है, क्या क्रेडिट और लोन्स क्या बहुत तेजी से प्रोवाइड कर रहा है बैंक, या फिर क्रेडिट और लोन्स प्रोवाइड ही नहीं किए जा रहे हैं। लोगों को जो लिक्विडिटी है वो मनी की, वो मार्केट में कैसी है।
कंजम्पशन, अब कंजम्पशन भी किस पे डिपेंड करेगा, मनी सप्लाई पे। अगर आपके पास पैसा होगा तो चीजों का कंजम्पशन क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन अगर इन्फ्लेशन एकदम से बढ़ जाए, आज पेट्रोल कितना है 60 रुपए, कल को कितना हो जाए 90 रुपए लीटर हो जाए, तो क्या होगा, कंजम्पशन ऑटोमेटिकली डाउन चला जाएगा। तो ये सारा चीजें क्या कंट्रोल कर रही है, मनी सप्लाई के ही ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, तो सेविंग इन्वेस्टमेंट्स को किस तरीके से प्रमोट करता है। अब ये इसमें भी किसका रोल रहेगा, इसमें भी इंटरेस्ट रेट का रोल रहेगा। सपोज बैंक आपको कितना परसेंट प्रोवाइड करे कि आप आइए हमारे पास पैसा जमा करिए और आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, 5% मिलेगा, तो लोग कराएंगे, जिन्हें कराना होगा वो कराएंगे। लेकिन अगर एकदम से क्या हो, बैंक आपको ऑफर करे कि आपको 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा सेविंग अकाउंट पे, तो सारे लोग क्या करेंगे, अपनी सेविंग इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देंगे या नहीं देंगे, अपना सारा पैसा किसके पास जाके जमा कर देंगे, बैंक के पास जाके वो जमा कर देंगे। तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली किस पे डिपेंड कर रही है, मॉनेटरी पॉलिसी पे डिपेंड कर रही है। इसी तरीके से आरबीआई क्या करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। It also plays vital role in price stability, economic growth, job creation and social justice. प्राइस स्टेबिलिटी में अब किस तरीके से वर्क करेगा, अब देखिए अगर हमारी जो मार्केट है उसमें क्या करेगा, मनी बहुत तेजी से ऊपर जाएगा और जो मनी सप्लाई है वो बहुत तेजी से अप जा रहा है और बहुत तेजी से डाउन। तो इस तरीके से अगर मनी सप्लाई चल रहा है कि बार बार वो अप एंड डाउन हो रहा है, तो प्राइस स्टेबिलिटी आ पाएगी क्या किसी चीज में। हर चीज की प्राइस रोज बढ़ेगी और हर चीज की प्राइस रोज घटेगी। इससे पूरी कंट्री पे क्या होगा, एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, आम लोगों की लाइफ में भी बहुत ही ज्यादा यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो प्राइस स्टेबिलिटी को भी ये मेंटेन करने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ, जब तक के मनी सप्लाई और मनी फ्लो हमारी कंट्री का एक स्मूथ फंक्शनिंग नहीं करेगा तब तक की इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है, जो हमारी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी मनी सप्लाई पे ही डिपेंड करता है। जॉब क्रिएशन एज वेल एज सोशल जस्टिस, यानी कि सबको एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले, तो उसके लिए भी क्या होना चाहिए, क्रेडिट एंड लोन बैंकों को प्रोवाइड करने चाहिए ताकि हर किसी के साथ सोशल जस्टिस यहाँ पर मेंटेन रहे। तो ये होता है मीनिंग मॉनेटरी पॉलिसी का। और अब इसमें कितने मेंबर होते हैं या फिर इसे किस तरीके से यहां पर आरबीआई रेगुलेट करता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो अभी हमने देखा जो आरबीआई है वो किसे रेगुलेट कर रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट कर रहा है, लेकिन किसकी हेल्प से, इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की हेल्प से। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ इंडिया इज द कमेटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट इन इंडिया। तो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया क्यों गया है, ताकि वो क्या कर सके, वो एक बेंचमार्क सेट कर सके, किस चीज के लिए, इंटरेस्ट रेट इंडिया के, जो जितने भी इंटरेस्ट रेट हैं इंडिया में उन्हें कौन सेट करता है, उन्हें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सेट करती है ऑफ आरबीआई। और ये किसके अंडर फॉर्म हुई, किसके अंडर इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया गया, सेक्शन 45ZB of the Amendment RBI Act 1934 provides for an empowered 6-member Monetary Policy Committee MPC to be constituted by the central government to determine the interest rate that is required to achieve the inflation target। तो कौन से अमेंडमेंट एक्ट में हुआ ये, आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 45ZB में, जहां पर क्या करा गया, इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर को अथॉरिटी दी गई ताकि वो क्या करें, एक बेंचमार्क सेट कर सके, जो भी इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट को क्या कर सके, एक वो सेट कर सके। और इसका मेन पर्पस क्या है, ताकि क्या करा जा सके, इस इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव किया जा सके। जो हमारी कंट्री में लगातार महंगाई बढ़ रही है उसे हम क्या कर सके, उसे हम बीट कर सके। इसलिए यहाँ पर क्या करा गया, इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया गया, जिसमें कितने मेंबर्स होते हैं, जिसमें टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। MPC is a 6-member body and is headed by the RBI governor. There are 3 members from RBI and 3 members are nominated by Government of India. तो यहाँ पर ये जो 6 मेंबर की कमेटी है, इसमें 3 मेंबर कौन है, आरबीआई के, जिसका हेड कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर। और 3 मेंबर कौन है यहाँ पर, 3 मेंबर जो नॉमिनेट किए जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। करंट आरबीआई गवर्नर मिस्टर शक्तिकांत दास, अदर आरबीआई मेंबर डिप्यूटी गवर्नर, इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी माइकल पात्रा एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनक राज। 3 मेंबर की कहां से हो गए, आरबीआई से हो गए। और जो 3 मेंबर नॉमिनेट करे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, करंट गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स अशीमा गोयल,
जयद्रथ, आर वर्मा और शशांक भिड़े। तो टोटल हमारे पास कितने मेंबर होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, अगर आपसे पूछ ले जाए तो टोटल वहां पर 6 मेंबर्स होते हैं, जो 3 कहाँ के होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्हें नॉमिनेट करता है। और इन 6 के नाम ये रहे, ये आपको पता होना चाहिए। जितने भी करंट आएंगे वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन आपसे बेसिक टॉपिक से भी पूछे जा सकते हैं, एज वेल एज उन्हें करंट के साथ रिलेट करके भी पूछा जा सकता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी, अब आपको क्लियर हो गई कि मॉनेटरी पॉलिसी की ऑब्जेक्टिव क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है और कैसे उसकी फॉर्मेशन हुई। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट की, किस तरीके से ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंट्रोल करता है, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करता है, जो किस में हेल्प करता है, मनी सप्लाई, मनी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए वो सारे इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। तो कितने इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। फॉलोइंग आर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंप्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी। तो जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे मॉनेटरी पॉलिसी में वो डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें, कैश रिजर्व रेशो CRR, स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशो SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF, ओपन मार्केट ऑपरेशन OMS, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम MSS। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट किसके होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो आइए इन्हें के करके यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर क्या है हमारा, कैश रिजर्व रेशियो CRR। Cash reserve ratio is the amount of the fund that banks are bound to keep with the Reserve Bank of India as a certain percentage of their net demands and time liabilities. NDTL. Bank cannot lend this amount. Present CRR rate is 3%. तो अब देखिए CRR को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो एक ऐसा अमाउंट है जो RBI ने क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है कि इतना आप क्या करेंगे, आप अपना पैसा डेली किसके पास जमा कराएंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा कराएंगे एज अ रिजर्व। और ये किस पे कैलकुलेट किया जाएगा कि कितना पैसा आपको, सपोज बैंक ने क्या करा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या करा, जो प्रेजेंट रेट चल रहा है अभी CRR जो मेंटेन करना है हर एक बैंक को, किसके साथ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वो 3% है। लेकिन ये 3% आखिर किस पे कैलकुलेट होगा, ये 3% कैलकुलेट होगा नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज पे। और ये क्या है, हर बैंक क्या है यहाँ पर बॉन्ड है इस चीज के लिए, दैट द बैंक्स आर बॉन्ड टू कीप विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वरना आरबीआई क्या करेगा, अगर कोई भी बैंक अपना CRR मेंटेन नहीं करेगा आरबीआई के साथ तो उस पर क्या करा जाएगा, उस पर कुछ पेनल्टी लगाई जाएगी, किसके द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, क्योंकि वही क्या कर रहा है, वही सारी गाइडलाइंस दे रहा है, वही मॉनिटर कर रहा है, एज वेल एज वही क्या कर रहा है, उन्हीं सारे बैंकों को रेगुलेट कर रहा है। तो अब यहाँ पर इस टर्म का मतलब क्या हुआ, नेट डिमांड्स एंड टाइम लायबिलिटीज। अब हम सबको पता है बैंक है, अगर बैंक है तो इसके पास क्या होंगे, कुछ अकाउंट्स होंगे। अगर ये बैंक है तो इसके पास कुछ अकाउंट्स होंगे, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो अब क्या कर रहे होंगे, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो यहां पर आकर क्या कर रहे होंगे, इस बैंक में आकर अपना पैसा जमा करा रहे होंगे इन्हीं सारे अकाउंट्स में। इन्हीं सारे अकाउंट्स में कोई लोग अपनी नई FD करा रहे होंगे, कोई लोग अपनी नई RD करा रहे होंगे, कुछ लोग सेविंग्स अकाउंट में पैसे जमा कर रहे होंगे और कुछ लोग करंट अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो क्या कर रहे होंगे, बैंक से अपना पैसा बाहर की तरफ लेके जा रहे होंगे, यानी कि विड्रॉ कर रहे होंगे। बैंक क्या करता है, बैंक की प्राइमरी फंक्शन क्या करे कि वो हमारे डिपॉजिट एक्सेप्ट करे और हमें ग्रांट करे क्रेडिट्स और लोन, या फिर वहां पर क्या होता है, कुछ लोग जाके अपना पैसा जमा कराते हैं, कुछ लोग पैसा अपना विड्रॉ कराते हैं। तो जब ये पूरी ट्रांजैक्शन हो गई दिन में कि कुछ लोगों ने पैसा जमा कराया और कुछ लोगों ने पैसा यहां से विड्रॉ करा, तो जितना अमाउंट बैंक के पास बच जाएगा उसी अमाउंट को आप बोलेंगे नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती है बैंक की, जब हमने एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बैंक पढ़ा था, इसीलिए हम शुरुआत से क्या करके चल रहे हैं, एक एक बेसिक टर्म क्लियर करके चल रहे हैं ताकि बाद में कोई भी डिफिकल्टी ना आए किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी समझने में। तो यहाँ पर ये बात करें नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज क्या होती है बैंक के लिए, जो वो क्या करा है, जो बैंक के पास डिपॉजिट्स है और जो बैंक ने बोरोइंग करी है। तो अब देखिए ये किस में आ गए, सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट किस में आ गए, डिमांड डिपॉजिट में। और यहां पर अगर हम बात करें फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट की, ये किस में आ गए, टाइम डिपॉजिट में। तो अब पढ़िए इस वर्ड को, अब इस वर्ड को समझने में कुछ दिक्कत हुई क्या, नेट डिमांड एंड टाइम
लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज क्या है? जो डिपॉजिट बैंक के पास है। तो जितना भी पैसा इस पूरी ट्रांजैक्शन के बाद बचता है, जितना पैसा आया, जितना पैसा गया, तो शाम को जितना भी अमाउंट बचा है बैंक के पास, डेली वो कैलकुलेट करा जाएगा और उसका 3% या फिर जो भी करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा, जो भी करंट रेट ऑफ CRR चल रहा होगा, उतना वो क्या करना पड़ेगा? उसे RBI के पास जमा कराना पड़ेगा। यहां तक के क्लियर हो गया? ऐसे इसे एज अ एग्जाम्पल अगर मैं लूं, जैसे हम बचपन में छोटे होते थे, कोई रिलेटिव आता था, हमें पैसे देके जाता था, तो क्या करते थे हमारे घर वाले, वो हमारी मम्मी क्या करती थी कि कुछ पैसा मेरे पास जमा करा दो वरना तुम सारा ही खर्च कर दोगे। तो एज अ सिक्योरिटी वो अपने पास रख लेती थी कि इन केस इमरजेंसी में हमें उस पैसे की रिक्वायरमेंट हुई तो बाद में हम क्या कर सकते हैं, अपनी मदद से वो पैसे मांग सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या करना होता है, हर बैंक को अपना CRR मेंटेन करना होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ताकि कोई भी केस होती है इमरजेंसी की, जब भी पैसे की रिक्वायरमेंट होगी बैंक को, वो किसके पास जाके ले सकता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाकर ले सकता है। आगे देखते हैं यहाँ पर, बैंक्स अर्न नो इंटरेस्ट रेट और प्रॉफिट ऑन दिस रेशियो। तो ये जो मेंटेन कर रहा है बैंक, जो बैंक मेंटेन कर रहा है CRR किसके साथ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, उस पर कोई उसे इंटरेस्ट नहीं मिलता है, नो इंटरेस्ट रेट, और ना ही कोई प्रॉफिट रेशियो मिलता है इस चीज पर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पैसा वो अपनी इच्छा से जमा नहीं कर रहा है, ये पैसा कैसे जमा कराया जा रहा है? एज अ रिजर्व रेशियो जमा कराया जा रहा है, ये उसकी सिक्योरिटी के लिए कराया जा रहा है कि अगर आपको कुछ भी पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ी या कोई इमरजेंसी का केस हुआ तो आप हमसे पैसा ले सकते हैं। वो एक तरीके से RBI क्या कर रहा है, उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ना कि वो अपना पैसा वहां पर जाकर जमा कर रहे हैं। क्लियर हो गई ये बात? तो यहाँ पर कोई इंटरेस्ट उन्हें पे नहीं करा जाएगा बैंक को, जितना भी CRR क्या कर रहे हैं, बैंक मेंटेन कर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज होता रहता है, ये CRR रेशियो भी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक मस्ट कीप CRR एज पर सेट बाय MPC। MPC क्या है यहाँ पर? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो भी क्या करेगा, तय करेगा कि इतना आपको क्या करना है, इतना स्टैंडर्ड आप सेट कर दे कि इतना CRR बैंक को मेंटेन करना है। तो वहां पर हर कॉमर्शियल बैंक को क्या करना पड़ेगा, ऑल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक को वो CRR RBI के साथ मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर आगे क्या बताया, बट RBI में प्रिस्क्राइब सेपरेट नॉर्म स्लैब फॉर RRBs एंड कोऑपरेटिव बैंक। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक हमने पढ़े थे, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, RRBs, तो ये सारे बैंक्स हमने पढ़े थे। वहां पर अब क्या करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या करता है, इन RRBs को रीजनल रूरल बैंक्स को और कोऑपरेटिव बैंक के लिए कुछ अलग से नॉर्म और कुछ अलग से स्लैब डिसाइड करता है। लेकिन जितने भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक होंगे उन्हें क्या करना पड़ेगा, जो रेट तय करा जाएगा CRR का, वो RBI के साथ उन्हें मेंटेन रखना होगा। और ये डेली बेसिस पे क्या करा जाएगा, डेली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा। व्हेन CRR इज रिड्यूस, दिस मींस बैंक रिक्वायर्ड टू कीप फ्यूअर फंड विद RBI एंड रिसोर्स अवेलेबल टू द बैंक फॉर लैंडिंग विल गो अप। तो इस पॉइंट को कैसे हम समझ सकते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी का ये एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट क्यों है, क्यों एक ये डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी का। अब देखिए इसके दो ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहली बात कि किसी भी बैंक को क्या ना हो, आगे इन फ्यूचर में जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर कोई उस पर लॉस होता है तो उसका कुछ सिक्योरिटी का अमाउंट बचा रहेगा। सबसे पहला क्या है, रिस्क फैक्टर, कि आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या कर रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है, ताकि इन फ्यूचर अगर आपके पास कोई भी लॉस होता है तो आप RBI के पास जा सकते हैं। और दूसरा क्या है यहाँ पर, जब CRR का रेट क्या कर दिया जाए, अभी मैंने आपसे कहा कि CRR का रेट है 3%, हमने कहा क्या कहा कि जो करंट रेट है CRR का, कैश रिजर्व रेशियो का, वो 3% है। अब आगे क्या करता है, RBI उसे जाकर रिड्यूस कर देता है, RBI उसे जाकर क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। सपोज उसने क्या कर दिया, 1.5% उसे कर दिया कि अब सभी बैंकों को क्या करना है, सिर्फ 1.5 CRR रेशियो मेंटेन करना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ। क्लियर? अब इससे क्या होगा, अब क्या होगा इससे, व्हेन CRR इज रिड्यूस, दिस मीन्स बैंक रिक्वायर्ड टू कीप फ्यूअर फंड विद RBI। अब जितना भी उनका क्या होगा, NDTL होगा, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज होगा, उसका कम परसेंटेज उन्हें क्या करना पड़ेगा, RBI के साथ मेंटेन करना पड़ेगा। और जब अपना कम फंड RBI के साथ मेंटेन करना पड़ेगा, रिसोर्सेज अवेलेबल टू बैंक फॉर लैंडिंग
विल गो अप। अब क्या करेगा, बैंक के पास ज्यादा रिसोर्सेज होंगे, बैंक के पास ज्यादा फंड होगा, वो ज्यादा क्या कर सकेगा, लोन प्रोवाइड कर सकेगा। ज्यादा लोन प्रोवाइड करेगा तो यानी कि वो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाएगा, उसकी इनकम बढ़ेगी बैंक की, एज वेल एज जो मनी सप्लाई है मार्केट का वो भी अपने आप अप चला जाएगा। तो आरबीआई कब इसे यूज करता है, जब उसे मनी का क्या करना हो, इंजेक्शन करना हो मार्केट के अंदर। यानी कि अगर उसे लग रहा है कि हमारा जो मनी का सप्लाई है वो डाउन जा रहा है और आरबीआई उसे क्या करना चाहती है कि मनी का जो लेवल है वो मार्केट में बढ़े, तो वो क्या करेगा, सीआरआर का रेशो डाउन कर देगा कि अब से आपको सीआरआर कम मेंटेन करना है आरबीआई के साथ, और बैंक के पास ज्यादा पैसा होगा और वो ज्यादा लोन प्रोवाइड करेगा, तो अपने आप क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई का ग्राफ अप चला जाएगा। क्लियर हो गई। लेकिन अगर क्या करना हो, जब आरबीआई को मनी ऑब्जर्व करना हो मार्केट में से, तो वो क्या करेगा, इसी 3% को कितना कर देगा, 5%, यानी कि बढ़ा देगा, उसे इंक्रीज कर देगा। जब इंक्रीज कर देगा यानी कि अब अपने एनडीटीएल में से बैंक को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फंड, ज्यादा अमाउंट आरबीआई के साथ मेंटेन करना पड़ेगा। अब ज्यादा अमाउंट अगर मेंटेन करना पड़ेगा तो वो ज्यादा लोन प्रोवाइड नहीं करा पाएगा, यानी कि अपने आप ही मनी का सप्लाई क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा मार्केट में से। तो इस तरीके से ये डायरेक्ट वर्क करता है, ये एक डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी का। तो आइए अब नेक्स्ट डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट को समझते हैं। अब क्या गिवन है यहाँ पर हमें, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो एसएलआर। All commercial bank in the country required to keep a given percentage of their demand and time deposit, net demand and time liabilities or NDTL as liquid asset in their vault itself. It prevents bank from lending all its deposit which is too risky. अब क्या हुआ यहाँ पर, जैसे क्या कर रहा था आरबीआई, क्या कह रहा था कि कुछ पैसा तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारे बैंक्स को कुछ पैसा आरबीआई के पास किसकी फॉर्म में, सीआरआर की फॉर्म में मेंटेन करके रखना पड़ेगा, सीआरआर की फॉर्म में मेंटेन करके रखना पड़ेगा। लेकिन कुछ पैसा क्या करना पड़ेगा, बैंक को कुछ पैसा सभी बैंकों को क्या करना पड़ेगा, अपने पास एज अ रिजर्व मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और उसी रिजर्व को आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो आप बोल रहे हैं। तो ये भी किस पे कैलकुलेट किया जाएगा, दोनों ही सीआरआर और एसएलआर दोनों ही किस पे कैलकुलेट किए जाते हैं, एनडीटीएल पे, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज पे ये क्या करे जाएंगे, कैलकुलेट किए जाएंगे। और सीआरआर के करंट रेशियो की हम बात कर रहे हैं तो वो कितना है, 3%, जिस पर आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई कोई इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पर अगर हम एसएलआर की बात कर रहे हैं, अगर ये अपने पास ही क्या कर रहा है, अपने पास ही बैंक क्या कर रहा है, कुछ रिजर्व मेंटेन करके रख रहा है, और अगर करंट एसएलआर रेट की मैं बात करूं तो वो कितना है, 18%, वो कितना है, 18%। तो अब क्या होता है, ये ऐसा क्यों करा जा रहा है, एक तो बैंक आरबीआई क्या कर रहा है, अपने पास सीआरआर मेंटेन करा रहा है, उसकी सॉल्वेंसी जो रिस्क है उसे मेंटेन करने के लिए, एज वेल एज मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। और यहाँ पर क्या कह रहा है आरबीआई कि कुछ पैसा आप अपने पास भी मेंटेन रखें, यानी कि 18% आप एसएलआर मेंटेन करें, तो और सारा पैसा आप क्या ना करें, प्रोवाइड ना करें, एज अ लोन प्रोवाइड ना करें, जो कि क्या है, बहुत ही ज्यादा रिस्की है। अगर बैंक अपने पास कोई भी रिजर्व नहीं रखेगा और सारा ही पैसा किस पे दे देगा, क्रेडिट पे दे देगा, तो वो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं रिस्क है उसके लिए, और आगे जाके बैंक क्या हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है। इसलिए क्या कह रहा है बैंक, इसीलिए क्या कह रहा है आरबीआई कि आप अपने पास भी कुछ रिजर्व मेंटेन करके रखें। लेकिन अब बैंक्स ने क्या कहा, अब एक डिफिकल्टी आई, आपने क्या कहा कि आप अपनी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज पे सीआरआर मेंटेन करें, कर लिया, 3% हमने कर लिया। लेकिन अब आप क्या कह रहे हैं, एसएलआर अपने पास बैंक को खुद मेंटेन करना पड़ेगा, और वो भी कितना, 18%। अगर एक छोटे से एग्जांपल की हेल्प से समझे, मैंने क्या करा, यहाँ पर एनडीटीएल कैलकुलेट करा, मैंने किसी एक पर्टिकुलर बैंक का एनडीटीएल कैलकुलेट करा, वो कितना आया, अब डेली बेसिस पे यहाँ पर आपको क्या करना है, इस चीज को मेंटेन करना है, सीआरआर और एसएलआर दोनों को। तो हमने क्या करा, जो कैलकुलेट करा एनडीटीएल एक बैंक का, वो कितना आया, 30 लाख रुपए, वो कितना आ गया यहाँ पर, 30 लाख रुपए। अब इसका अगर मैं 18% कैलकुलेट करूंगा, अगर मैं 30 लाख रुपए का 18% कैलकुलेट करूंगा तो वो कितना आ जाएगा, 5,40,000 रुपए, 5,40,000 रुपए। अगर इतना अमाउंट हम डेली क्या कर रहे हैं, अपने पास मेंटेन करके रख रहे हैं, तो उसका तो कोई बेनिफिट ही नहीं है, क्योंकि उसे आप लोन एज अ लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ये सीआरआर और एसएलआर मेंटेन क्यों कराया जा रहा है,
ताकि बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड ना करे, ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट एक्सपेंशन ना करे, जिसमें रिस्क भी है। आगे हम चल के देखेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर लोन में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं और उन्हें रिस्क को मैनेज करने के लिए क्या स्टेप आरबीआई ने लिए। तो यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं कि आरबीआई कह रहा है कि सीआरआर भी मेंटेन करें और एसएलआर भी मेंटेन करें। तो बैंक्स ने क्या करा, सीआरआर तो मेंटेन कर लिया, लेकिन एसएलआर आपको 18% मैनेज करना पड़ रहा है, जिस पैसे को आप सिर्फ क्या करें अपने पास एज अ रिजर्व मेंटेन कर रहे हैं, उसका कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है। एक लार्ज अमाउंट आपका सिर्फ क्या हो रहा है, पैसा जमा होता जा रहा है, उसका कोई भी यूज नहीं हो रहा है। तो सभी बैंकों ने कहा कि इस तरीके से कैसे हम फंक्शंस करेंगे। तो यहाँ पर आरबीआई ने क्या कहा हर बैंक को कि आप अपने एसएलआर को 3 फॉर्म में रख सकते हैं। आप अपने इस एसएलआर को 3 फॉर्म में रख सकते हैं। वो 3 फॉर्म कौन कौन सी हैं? वो 3 फॉर्म है कैश, आप चाहें तो उस पैसे को एज अ कैश की फॉर्म में रखें, आपके पास लिक्विड कैश रहेगा, जब भी आप चाहें इमरजेंसी के केस में उसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप अपना पैसा किस फॉर्म में रख सकते हैं? गोल्ड की फॉर्म में भी रख सकते हैं। आप अपना एसएलआर किस फॉर्म में मेंटेन कर सकते हैं? गोल्ड की फॉर्म में। अब अगर आपके पास इतने पैसे का आप क्या कर रहे हैं, गोल्ड जमा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका प्राइस बढ़ रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। और क्या इसमें अगर हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर लोन में ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो रिस्क किसमें है, गोल्ड में इन्वेस्ट करने में या फिर लोन प्रोवाइड करने में? तो आप कहेंगे लोन में ज़्यादा रिस्क है। आप क्या कर सकते हैं, आप अपना एसएलआर गोल्ड की फॉर्म में भी मेंटेन कर सकते हैं। और थर्ड, आप अपना एसएलआर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रूप में भी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, जमा अपने पास मेंटेन रख सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या हुई? अब देखिए, गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट को कंट्री की डेवलपमेंट करनी है, तो उसे उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कुछ पैसा टैक्सेस से आ रहा है और कुछ पैसा गवर्नमेंट को भी क्या करना होता है, लोन की फॉर्म में लेना होता है। गवर्नमेंट किन से लोन ले सकता है? या तो वो किसके पास जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, या फिर वो किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट बैंक्स के पास। जब वो गवर्नमेंट बैंक के पास जाएगा कि मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो क्या बैंक उसे तुरंत पैसे दे देगा? नहीं, उसके लिए बैंक क्या कहेगा कि आप कुछ मेरे पास क्या करें, एक बॉन्ड बनाकर रखिए, एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी मुझे प्रोवाइड करें, ताकि आप क्या करें, उसमें लिखें, उसमें मेंशन करें कि इतना अमाउंट आप हमसे ले रहे हैं, जिस पे आप इतना रेट रिटर्न या इतना इंटरेस्ट हमें पे करेंगे और इतने टाइम के लिए आप पैसा ले रहे हैं। तो अगर उसमें भी क्या कहता है आरबीआई, अब जो पैसा बैंक किसे दे रहा है, गवर्नमेंट को दे रहा है, उसमें क्या रिस्क है? नहीं। एक आम आदमी बैंक का पैसा लेके भाग सकता है, लेकिन एक गवर्नमेंट पैसा लेके नहीं भाग सकती। यानी कि आपका एसएलआर भी मेंटेन हो रहा है और एज वेल एज आपका पैसा भी क्या है, सेफ है, उसमें रिस्क नहीं है। यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट भी हो रहा है और एज वेल एज जो मार्केट से मनी है वो भी ऑब्जर्व कर पा रहा है आरबीआई, किसे कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। आई होप ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करें नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज की, मेनली कंसिस्ट टाइम लायबिलिटीज एंड डिमांड लायबिलिटीज। टाइम लायबिलिटीज में क्या क्या आ सकता है, मनी डिपॉजिटेड इन द फिक्स्ड डिपॉजिट, कैश सर्टिफिकेट और गोल्ड डिपॉजिट्स। तो ये सब क्या होती हैं, ये सब लायबिलिटीज होती हैं जो बैंक के पास दूसरे पर्सन की जमा होंगी। डिमांड लायबिलिटीज क्या हो सकती हैं, मनी डिपॉजिटेड इन द सेविंग अकाउंट, मनी डिपॉजिटेड इन द करेंट अकाउंट और डिमांड ड्राफ्ट एक्सेट्रा। ये किसका एग्जांपल हो गए, डिमांड लायबिलिटीज का। तो आई होप एसएलआर आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा और कैसे यहाँ पर एसएलआर की हेल्प से क्या कर सकता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर यहाँ पर इस 18% को मैं 25% कर दूं तो क्या होगा, मार्केट से मनी ऑब्जर्व हो जाएगा। आरबीआई को जब भी क्या करना होगा, ऑब्जर्व करना होगा मनी मार्केट से, तो आरबीआई क्या करेगा, इस एसएलआर रेशियो को बढ़ा देगा। लेकिन अगर इंजेक्ट करनी होगी मनी मार्केट में, तो आरबीआई क्या करेगा, इसी रेशियो को क्या कर देगा, नीचे गिरा देगा कि अब आपको अपने पास कम पैसा, अपना कम एसएलआर मेंटेन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोन आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आई होप ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्या है, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF। लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज द टूल यूज्ड बाय आरबीआई टू कंट्रोल शॉर्ट टर्म मनी सप्लाई। इट हैज टू इंस्ट्रूमेंट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। तो यहाँ पर LAF, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है, एक तरीके का ये इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से क्या कर रहा है आरबीआई, शॉर्ट टर्म मनी सप्लाई को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। और इसके भी क्या होंगे, इसके भी यहाँ पर क्या होंगे, 2 इंस्ट्रूमेंट होंगे। इस टूल में 2 इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, पहला रेपो रेट और दूसरा रिवर्स रेपो रेट। तो क्या है ये दोनों, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट? द इंटरेस्ट रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
Reserve Bank of India provides loan to commercial bank by mortgaging their dated government securities and treasury bills. It also known as ready forward transaction. Current repo rate is 4%. तो अब रेपो रेट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, सपोज कोई बैंक है जिसे किसकी रिक्वायरमेंट है, मनी की रिक्वायरमेंट है। अब बैंक है और बैंक को किसकी रिक्वायरमेंट है, मनी की रिक्वायरमेंट है, तो वो बैंक किसके पास जाएगा। अब सब बैंक को मॉनिटर, रेगुलेट और फैसिलिटेट कौन कर रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अब क्या हुआ, जब भी बैंक को जरूरत पड़ी पैसों की तो वो किसके पास जा सकता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो अब बैंक ने क्या करा, लोन लिया। तो अब क्या करेगा, अब पैसे की जरूरत है बैंक को, तो आरबीआई क्या करेगा, उसे पैसे तो प्रोवाइड करेगा। एक तरीके से वो अगर पैसे उसे दे रहा है, उसे फाइनेंशियल हेल्प दे रहा है, यानी कि एक आरबीआई क्या कर रहा है, बैंक को लोन प्रोवाइड कर रहा है। और लोन प्रोवाइड कर रहा है तो वो उसके साथ क्या करेगा, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या करेगा, चार्ज करेगा। उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर रेपो रेट कहा जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये लोन भी प्रोवाइड करेगा वो किसके बेसिस पे करेगा, वहां पर कुछ सिक्योरिटीज रखवानी पड़ेगी बैंक को, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल्स उसे क्या करने पड़ेंगे, जो उसने जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा। अभी हमने देखा एसएलआर को मेंटेन करने के लिए क्या कर सकता है बैंक, कैश की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में, या फिर वो किस में इन्वेस्ट कर सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करी हुई है वो किसके पास रखवानी पड़ेगी, अगर बैंक को लोन चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रेपो रेट पे, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई के पास उसे जमा करानी पड़ेगी। और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा इस पे अभी अगर हम करंट की बात करें तो करंट रेपो रेट क्या चल रहा है अभी, 4%। और कितने दिन के लिए ये ले सकता है ये लोन, अगर बैंक को ये लोन चाहिए आरबीआई से रेपो रेट पे, तो वो कितने दिन के लिए ले सकता है, 15 डेज वो ले सकता है यहाँ पर 15 डेज के लिए। और अगर 15 डेज पूरे हो जाते हैं तो क्या बैंक को पैसा वापस करना पड़ेगा, नहीं, वो 15 डेज की एक्सटेंशन और ले सकता है और उस पर कोई भी पेनल्टी चार्ज नहीं की जाएगी आरबीआई के द्वारा। क्लियर, आपने 15 डेज के लिए लोन लिया रेपो रेट पे, आप पैसा वापस नहीं कर पाए आरबीआई का, तो आपको क्या मिलेगा, 15 डेज का और एक्सटेंशन मिलेगा। और ऐसा कितनी बार कर सकता है एक बैंक, इंटू 5, 15 डेज इंटू 5, यानी कि 75 डेज और वो ऐसा कर सकता है। तो टोटल डेज कितने हो गए, अब टोटल डेज कितने हो गए, 15 + 75, 90 डेज तक के बैंक क्या कर सकता है, रेपो रेट पर आरबीआई से लोन ले सकता है। लेकिन अगर क्या हुआ वहां पर, अगर 90 डेज पूरे हो जाते हैं तो अब आरबीआई क्या करेगा, उस पर पेनल्टी चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि अब जो आरबीआई ने ये लोन प्रोवाइड करा है बैंक को, वो किस रेट पर रहेगा, अब बैंक रेट से वो किस पर कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी वो रेपो रेट से किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, वो बैंक रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट यहाँ पर बोलते हैं। तो बैंक रेट और कोई सा रेट नहीं है। जब 90 डेज पूरे हो जाते हैं किसी भी एक बैंक को, जो जिसने क्या करा हुआ हो, आरबीआई से लोन लिया हुआ हो, अगर 90 डेज कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद जो पेनल्टी चार्ज करता है या फिर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं। और कितना अमाउंट का लोन ले सकता है, अगर किसी के माइंड में आता है डाउट कि एक बैंक आरबीआई से कितना लोन ले सकता है रेपो रेट पे, तो कितना हो जाएगा, मिनिमम अमाउंट तो वो कितना ले सकता है, कम से कम 1 करोड़ रुपए, कम से कम 1 करोड़ रुपए। और ज्यादा से ज्यादा की अगर हम बात करेंगे मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम क्या करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैक्सिमम अमाउंट की अगर बात करी जाएगी तो 2% ऑफ एनडीटीएल। अब एनडीटीएल क्या है यहाँ पर, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी कैलकुलेट करी जाएगी उस बैंक की, और उसका 2% ही क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट क्या करा जा सकता है, ग्रांट किया जा सकता है आरबीआई के द्वारा किसी भी एक बैंक को। क्लियर हो गया ये चीज। रेपो रेट आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। रिवर्स रेपो रेट, द इंटरेस्ट रेट एट विच the Reserve Bank borrows from commercial bank by mortgaging its dated government securities and treasury bill. Current reverse repo rate is 3.35%. तो अब यहां पर क्या कहा गया, अब इसे आप दो तरीके से समझ सकते हैं। एक, जिस तरीके से क्या कर रहा है, बैंक लोन ले रहा है किससे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। जब उसे पैसे की हेल्प पड़ रही है तो क्या कर रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसे ले रहा है, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करा जा रहा है उसे रेपो रेट बोल रहे हैं। लेकिन अब क्या करता है, अगर बैंक क्या करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पैसे देता है,
क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है, तो हम क्या कह सकते हैं, जो इंटरेस्ट अब उसे मिलेगा, जो बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, उसे हम वहां पर क्या बोलेंगे, रिवर्स रेपो रेट। लेकिन जनरली क्या कभी आरबीआई को पैसे की जरूरत पड़ेगी, क्या पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्या वो लोन लेगा किसी और बैंक से, नहीं। तो यहां पर आप अगर सिंपल टर्म में से समझेंगे, रिवर्स रेपो रेट का जो ट्रू मीनिंग निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, अब देखिए, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या करना होता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना होता है, जब मार्केट से क्या करना होता है, मनी ऑब्जॉर्व करना होता है, तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या करता है, रिवर्स रेपो रेट को क्या कर देता है, उसका अमाउंट बढ़ा देता है। उसका अमाउंट बढ़ा देगा तो अब बैंक क्या करेंगे, जो बैंक के पास पैसा है वो पब्लिक को लोन ना देकर, अब देखिए अगर लोन प्रोवाइड करेगा तो कहीं ना कहीं रिस्क भी जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अच्छा रिवर्स रेपो रेट मिल रहा है तो वो अपना सारा पैसा कहाँ डिपॉजिट कर देगा, वो अपना सारा पैसा किसके पास जमा कर देगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा कर देगा। और जो पैसा उसने क्या करा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करा है, उसी पर उसे क्या मिलता है, रिवर्स रेपो रेट मिलता है। और अगर हम करंट की बात करें, करंट रिवर्स रेपो रेट वो कितना है, 3.35%। तो दोनों सब चीजें समझ में आई आपको कि रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। और जब किसी एक लोन को 90 डेज पूरे हो जाते हैं उसके बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उसे हम बैंक रेट बोलते हैं। और करंट की अगर हम बैंक रेट की बात करें तो 4.25% अभी का हमारा करंट बैंक रेट है। तो ये किस लिए यूज किए जाते हैं, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट यूज करे जाते हैं लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी के लिए, जब हमें शॉर्ट टर्म मनी सप्लाई को कंट्रोल करना हो। अब वो किस तरीके से करेगा, अब देखिए मार्केट में बहुत ज्यादा क्या है, मनी सप्लाई है। अब मार्केट में क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या है, मनी सप्लाई है, तो उसे उस मनी को ऑब्जर्व करने के लिए क्या करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा। जैसे उसने क्या करा, अभी कितना है 3.35% है, अब उसने क्या करा, बैंक ने इसी रिवर्स रेपो रेट को 5.25% कर दिया। ठीक है, अब बैंक को क्या पता चलता है, अगर हम अपना पैसा किसके साथ जमा कर दें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ जमा कर दें, तो हमें कितना रिवर्स रेपो रेट मिलेगा, 5.25% हमें रिवर्स रेपो रेट मिलेगा। एज वेल एज हमारा पैसा भी क्या रहेगा, एज वेल एज हमारा पैसा भी सेफ रहेगा। तो इस केस में आप क्या कह सकते हैं, अब क्या करा उसने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या करा, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी की हेल्प से उसने क्या करा, शॉर्ट टर्म का मनी सप्लाई वहां पर कंट्रोल कर लिया। तो ये जो मनी सप्लाई कंट्रोल होगा वो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर होगा। और अगर आपको लग रहा है क्या हो रहा है, जो मनी मार्केट है उसमें मनी क्या है, उसमें मनी बहुत ही कम है, अगर मनी बहुत ही कम है तो वो क्या करेगा, जो रेपो रेट है उसे कम कर देगा। सपोज अभी कितना है 4% है, इसे कितना कर दिया 3% कर दिया। तो अब क्या कर सकते हैं, बैंक यहां से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से क्या ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। और अगर वो लोन लेंगे तो आगे क्या कर सकते हैं, वो आगे और भी ज्यादा क्रेडिट्स और लोन प्रोवाइड करेंगे मार्केट में, जिससे मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, मार्केट में बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी को यूज किया जाता है। इस टूल में दो इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को। वाइल रेपो रेट इंजेक्ट्स लिक्विडिटी इनटू द सिस्टम, द रिवर्स रेपो रेट अब्सॉर्ब द लिक्विडिटी फ्रॉम द सिस्टम। तो समझ में आ गया किस टाइप से यहाँ पर रेपो रेट क्या कर रहा है, इंजेक्ट कर रहा है लिक्विडिटी सिस्टम में, और किस टाइप से रिवर्स रेपो ऑब्जर्व कर रहा है लिक्विडिटी सिस्टम की, मनी फ्लो को किस तरीके से वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो आई होप ये लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं यहाँ पर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की। अब ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, एमएसएफ। MSF is the rate at which RBI lend short-term loan to commercial bank for meeting their emergency requirement. It is generally given for a duration of a night to 14 days. How is MSF different from repo rate? तो अभी हमने देखा कि अगर किसी भी कॉमर्शियल बैंक को लोन चाहिए तो वो किस पर ले सकता है, रेपो रेट पर वो जाकर किससे ले सकता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ले सकता है। तो यहां पर ये क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है। अब देखिए जब भी बैंक को जरूरत होती है पैसे की, सपोज एसबीआई को क्या थी, पैसे की रिक्वायरमेंट थी, तो उसने क्या करा, उसने पीएनबी से पैसे ले लिए। अब उसने क्या करा, पीएनबी से पैसे ले लिए, वो आरबीआई के पास नहीं गया, तो अब वो किसके पास जाएगा, एसबीआई को अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है वो किसके पास चला गया, पीएनबी के पास चला गया। और अगर पीएनबी को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो एसबीआई के पास चला गया। लेकिन अब क्या होता है, इन दोनों के ही पास पैसे नहीं है।
या तो इनके बीच में जो इंटर बैंकिंग कनेक्शन था वो कंप्लीटली ड्राई अप हो जाता है। अब ना ही तो एसबीआई पीएनबी से पैसे मांग रहा है, ना ही पीएनबी एसबीआई से पैसे मांग रहा है। तो इस केस में, इमरजेंसी के केस में, अब ना ही तो पीएनबी एसबीआई को पैसे दे पा रहा है, ना एसबीआई पीएनबी को पैसे दे पा रहा है। तो जब भी इमरजेंसी का केस होगा उस केस में अगर डायरेक्टली क्या करते हैं, आरबीआई के पास जाते हैं। अब आरबीआई के पास क्या करते हैं, आरबीआई के पास इमरजेंसी के केस में कोई बैंक जा रहा है कि सिर्फ हमें कितने दिन के लिए पैसे चाहिए, 1 दिन या फिर सिर्फ और सिर्फ 14 दिन के लिए। अगर 15 दिन की बात आ गई तो फिर किस पे चार्ज कर दिया गया, फिर तो इसका मतलब वो क्या हो गया, रेपो रेट पे एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक को लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो इसीलिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, जब इमरजेंसी के केस में 1 दिन या फिर 14 दिन, एक दिन से लेकर 14 दिन तक के जब एक लोन प्रोवाइड करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी बैंक को, तो वो किस रेट पर करता है, एमएसएफ। और जो अभी अगर हम करंट की बात करें तो करंट रेट क्या चल रहा है एमएसएफ का, 4.25%। एमएसएफ इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड short term to commercial bank for meeting their emergency requirement. It's generally given for a duration of night and 14 days. Clear हो गया ये point? How is MSF different from repo rate? MSF is a loan facility was created for commercial bank to borrow from RBI in emergency condition whether interbank liquidity dries up and there is a volatility in the overnight interest rate. To curb this volatility, RBI allowed them to deposit government security and get more liquidity from RBI at a higher rate than the repo rate. तो क्लियर हो गई ये बात। जब क्या होता है, इंटर बैंकिंग सिस्टम खत्म हो चुका है, एक बैंक दूसरे बैंक से क्या नहीं कर पा रहा है, लोन नहीं ले पा रहा है, कोई भी उसके पीछे रीजन हो सकता है। तो उस इमरजेंसी के केस में जब उसे पैसे की रिक्वायरमेंट होगी सिर्फ एक रात के लिए या फिर 14 दिन तक के लिए, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, वो बैंक इमरजेंसी में जाकर आरबीआई से पैसा ले सकते हैं। इसके लिए भी उन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटी अपनी जमा करानी पड़ेगी और एज वेल एज इस एमएसएफ फैसिलिटी के अंडर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंदर क्या होगा, जो रेपो रेट है उससे ज़्यादा चार्ज किया जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें, करंट रेपो रेट है हमारा 4% और अभी अगर एमएसएफ पे उन्हें पैसा लेना पड़े, इमरजेंसी कंडीशन में उन्हें जाके पैसा लेना पड़े, तो उन्हें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 4.25% वहां पर पे करना पड़ेगा। तो आई होप एलएएफ और एमएसएफ दोनों आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की तरफ। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओएमओ। OMO is a method in which RBI buys and sell union and state government securities, bills and bonds in the open market to expand or contract the amount of the money in the system. When RBI purchases government securities, liquidity increases in the system as RBI pays the party some money to buy that security or RBI is pouring additional money into the system. On the reverse, when RBI sells securities, liquidity decreases in the system as RBI is receiving कैश इन प्लेस ऑफ सिक्योरिटीज। तो अभी हमने देखा डिफरेंट टूल्स यूज किए जा रहे हैं, डायरेक्ट टूल्स, इनडायरेक्ट टूल्स, किस चीज के लिए, ताकि मनी सप्लाई को क्या करा जा सके, कंट्रोल करा जा सके। जहां पर हमने देखा एलएएफ, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी को जब हम यूज कर रहे हैं तो मनी सप्लाई को हम एक शॉर्ट टर्म के लिए ही कंट्रोल कर पा रहे हैं। किन दो इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की। अगर हम क्या करते हैं, रेपो रेट की हेल्प से हम क्या करते हैं, लिक्विडिटी इंजेक्ट करते हैं सिस्टम में, और रिवर्स रेपो रेट की हेल्प से हम क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं लिक्विडिटी मार्केट की। लेकिन अब क्या हो रहा है, हमें शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, कुछ इंपैक्ट जो आरबीआई को करना है मनी सप्लाई पे वो बड़ा करना है। तो उसके लिए क्या करेगी, आरबीआई खुद से ही मार्केट में आएगी, ओपन मार्केट ऑपरेशन वो स्टार्ट करेगी, जहां पर वो क्या करेगी, अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बिल्स और बॉन्ड को क्या करेगी, परचेज करेगी या तो वो फिर सेल करेगी। अब वो परचेज और सेल किस तरीके से करेगी, सपोज अब क्या करा, इस पूरे प्रोसीजर को समझते हैं एक बार। ये हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो अब क्या कर रहा है ये, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, यानी कि ये बैंकर्स बैंक भी है और गवर्नमेंट के लिए भी ये क्या है, बैंक है। तो अब क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को जब भी पैसे की जरूरत पड़ रही है, चाहे फिर वो क्या हो, एक यूनियन गवर्नमेंट हो या फिर एक स्टेट गवर्नमेंट हो, जब भी इसे पैसे की जरूरत पड़ रही है, कहां पर जा रहा है, आरबीआई के पास जा रहा है, जिसके लिए क्या कर रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बिल्स और बॉन्ड्स क्या कर रहा है, आरबीआई को देता है। सपोज किसी एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी का टाइम पीरियड कितना है, किसी एक सिक्योरिटी का टाइम पीरियड 4 साल है, किसी एक जो क्या कर रहा है, गवर्नमेंट ने पैसे लिए आरबीआई से, गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसके पास जमा कराई, उसका टाइम कितना था, 4 साल था।
तो इसके ऊपर से कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा, कोई चीज फ्री में नहीं होती है बैंक के लिए। तो यहाँ पर क्या करा, ये जो 4 साल के लिए लोन प्रोवाइड किया हुआ था गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बेसिस पे, अब क्या हुआ, इसके कितने टाइम पीरियड बीत गए, 3 इयर्स इसके बीत चुके हैं, सिर्फ 1 साल यहाँ पर रह गया है, 1 ईयर रह गया है। 1 साल बाद अब इसे वो अमाउंट भी मिल जाएगा, इसे वो अमाउंट भी मिल जाएगा, प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा इस पर उसे। अब क्या करती है आरबीआई को, क्या करना था, मनी मार्केट में से क्या करना था, जो हमारा मार्केट था वहां से मनी का सप्लाई बढ़ चुका है, वहां से अब क्या करना है, मनी को ऑब्जॉर्व करना है। तो वो क्या करेगी, इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में उतार देगी, बैंक से कहेगी वो क्या करें आप, ये 4 साल के लिए गवर्नमेंट ने पैसा हमसे लिया है, इतना अमाउंट हमसे लिया है, एज वेल एज हमें इस पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा। इसके 3 साल हो चुके हैं, अब आप क्या करें, सिर्फ 1 साल ही आपको रखना है, सिर्फ 1 साल ही आपको रखना है, और ये अमाउंट आप हमें पे कर दीजिए, और 1 साल बाद जो इसका इंटरेस्ट भी मिलेगा वो भी आपका एज वेल एज, और इसी अमाउंट में आप हमसे परचेज कर लीजिए। अब क्या करेंगे बैंक, इतनी अच्छी स्कीम को देख के, इतने अच्छे ऑफर को देख के वो क्या करेंगे, वो इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज कर लेंगे। 4 साल भी उन्हें वेट नहीं करना पड़ेगा, 1 साल में उन्हें पैसे भी मिल रहे हैं, एज वेल इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो अब जो लिक्विडिटी थी मार्केट में मनी की, अब बैंक के पास जितना पैसा था, बैंक ने क्या करा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो किससे परचेज कर ली, आरबीआई से परचेज कर ली। तो यहां पर अब क्या हो गया, मनी सप्लाई क्या हो गया, उसकी लिक्विडिटी क्या कर ली, आरबीआई ने ऑब्जॉर्व कर ली। व्हेन आरबीआई परचेजेस गवर्नमेंट सिक्योरिटी, when RBI purchases government securities, liquidity increases. On the reverse, when RBI sells government securities, liquidity decreases. तो अब क्या हुआ यहाँ पर, जब क्या करा RBI ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेची तो लिक्विडिटी क्या हो गई सिस्टम की, वो डिक्रीज हो गई। लेकिन अब क्या करेगा, अगर आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करता है, तो उससे क्या होगा, लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। अब किस तरीके से, अब जब आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लिए हैं तो वो क्या करेगा, सामने वाली पार्टी को पैसा देगा, और वो पैसा कहां पर यूज किया जाएगा, मार्केट में यूज किया जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अगर क्या कर रहा है, बैंक से भी क्या कर रहा है, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज कर रहा है, यानी कि बैंक के पास भी पैसा जा रहा है, और बैंक के पास पैसा जा रहा है तो वो क्या करेगा, उस पैसे से क्रेडिट करेगा और लोन्स प्रोवाइड करेगा, जिससे मनी सप्लाई हमारा बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 100% क्या करता है, वर्क करता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। जब एक आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करता है या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करता है। तो आई होप ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, कैसे लिक्विडिटी को बढ़ाया जा रहा है या फिर कैसे लिक्विडिटी को डिक्रीज किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट हमारे पास आती है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। तो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम और ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में दोनों चीज करी जाएंगी, दोनों चीज करी जाएंगी, लिक्विडिटी बढ़ाई भी जाएगी और लिक्विडिटी घटाई भी जाएगी। वो किसकी तरह से, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्योंकि परचेज भी करी जा रही है और सेल भी करी जा रही है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे ये क्या है, मार्केट स्टेबलाइजिंग स्कीम, यानी कि यहां पर क्या कर रहे हैं, हम इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर रहे हैं। और सिर्फ यहां पर आप क्या करेंगे, इन एमएसएस मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम आरबीआई सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आरबीआई सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगा, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगा तो वो क्या कर रहा है, इसका मतलब वो मनी ऑब्जॉर्व कर रहा है। यानी कि अगर मार्केट में एक्सेसिव क्या हो गया, एक्सेसिव लिक्विडिटी हो गई, तो उसे एब्जॉर्व करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करी जाएंगी, ट्रेजरी बिल सेल्स किए जाएंगे, कैश मैनेजमेंट बिल टू अब्सॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी इन द मार्केट। और इस स्कीम के अंडर अगर ये करा जा रहा है तो इसके लिए अलग से एमएसएस अकाउंट ओपन कराया जाएगा, जो भी पैसा आएगा वो उसमें डिपॉजिट आरबीआई करेगा। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ओएमओ में हम क्या करेंगे, परचेज भी करेंगे और सेल भी करेंगे, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेल किया जाएगा। तो एक बार क्विक रिव्यू लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का, क्या क्या हमने आज इसमें पढ़ा है। अगर हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की, तो मॉनेटरी पॉलिसी किस चीज के लिए है, मॉनेटरी पॉलिसी इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी इज अ मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू मैनेज मनी सप्लाई फॉर हेल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए किस चीज का यूज करा जा रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करा जा रहा है। अगर इससे आप कोई इसके ऑब्जेक्टिव आपसे कोई पूछ लेता है तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या कर सके,
जो मनी सप्लाई है उसे मैनेज कर सकें और जो हमारे इंटरेस्ट रेट है उनका एक बेंचमार्क सेट कर सकें। और जो किसे इन्फ्लुएंस करेगा, जो इन्फ्लुएंस करेगा इन्फ्लेशन को, लिक्विडिटी को, कंजम्पशन को, सेविंग इन्वेस्टमेंट को, और साथ ही साथ प्राइस स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी वो क्या करेगा, हेल्प करेगा। लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हमारा क्या है कि मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को हमें क्या करना है, मैनेज करना है, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। और अगर आपसे कोई पूछ लेता है यहाँ पर कि कौन इसे फॉर्मुलेट करता है, कौन इसे, आरबीआई तो बना रहा है, इसे आरबीआई से रेगुलेट कर रहा है, लेकिन किसकी हेल्प से कर रहा है, वो कर रहा है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की हेल्प से, जो कि किस सेक्शन के अंडर मेंशन की गई है, सेक्शन 45ZB अमेंडेड आरबीआई एक्ट 1934, जिसमें टोटल मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, टोटल यहाँ पर हमारे पास 6 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर कौन होंगे, आरबीआई के, और 3 मेंबर कौन नॉमिनेट करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अगर हम आरबीआई मेंबर्स की बात करते हैं तो वो कौन है, करंट गवर्नर आरबीआई शक्तिकांत दास, एक डिप्यूटी गवर्नर इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी माइकल पात्रा, करंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कि जनक राज। और अगर हमसे पूछ लिया जाए करंट के गवर्नमेंट नॉमिनेटेड 3 मेंबर कौन कौन से हैं, आशिमा गोयल, जैत आर वर्मा और शशांक भिड़े। और ये जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसे कम से कम कितनी बार मिलना होता है, साल में 4 बार। और ये एक बाय मंथली पॉलिसी, यानी कि 2 महीने में एक बार होती है, यानी कि एक साल में टोटल कितनी बार हो गई, टोटल 6 बार हो गई, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर इन्हें 4 बार मिलना पड़ेगा। द एमपीसी इज रिक्वायर्ड टू मीट एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ ईयर। क्लियर हो गया, बाय मंथली पॉलिसी यानी कि 2 महीने में एक बार, तो पूरे साल में 6 बार, लेकिन कम से कम 4 बार इन्हें यहाँ पर मिलना ही पड़ेगा, ये कमेटी एक बार बिठानी ही पड़ेगी। अगर हम देखें यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज करे जाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, किस चीज के लिए, ताकि हम मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकें, जिसमें सीआरआर कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। तो यहाँ पर हमने देखा था कैश रिजर्व रेशियो क्या है, एक तरीके से रिजर्व क्या करना है, एक रिजर्व किसके पास जमा कराना है, आरबीआई के पास जमा कराना है, जिसके लिए आपको कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई पे नहीं करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये किस पे कैलकुलेट करा जाता है, डेली बेसिस पे कैलकुलेट करा जाएगा, वो भी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज पे। करंट सीआर रेशियो कितना है हमारा, 3%। आगे देखेंगे एसएलआर का मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ रिजर्व आपको अपने पास ही, कुछ रिजर्व तो आप किसके पास जमा कर रहे हैं, आरबीआई के पास, और कुछ रिजर्व बैंक्स को अपने पास ही जमा करना पड़ेगा, वो भी डेली बेसिस पे कैलकुलेट करा जाएगा नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज पे। अभी करंट रेट की बात करें तो 18% है यहाँ पर, और इसे आप 3 टाइप से जमा कर सकते हैं, कैश की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में। नेक्स्ट हमने देखा लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इस टूल के अंदर 2 इंस्ट्रूमेंट यूज करे जाते हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या कर रहा है, यहाँ पर इंजेक्ट कर रहा है लिक्विडिटी, और रिवर्स रेपो रेट क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है लिक्विडिटी। अगर क्या करते हैं, अगर रेपो रेट पे अगर क्या कर रहा है, आरबीआई लोन प्रोवाइड कर रहा है बैंक्स को, और अगर उसे 90 डे एक्सीड हो जाते हैं तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उसे हम बोलते हैं बैंक रेट। और जिस रेट पर क्या कर रहे हैं, बैंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं लोन आरबीआई को, उस रेट को आप बोल रहे हैं रिवर्स रेपो रेट। या फिर हम ये भी कह सकते हैं जो पैसा बैंक जमा कर रहा है आरबीआई के पास और उन्हें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है उसे आप रिवर्स रेपो रेट बोल रहे हैं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये क्या है, जैसे अभी हमने देखा कि बैंक जब आरबीआई क्या करता है, प्रोवाइड करता है लोन किसी भी एक बैंक को, तो वहां पर क्या कर रहे हैं, रेपो रेट चार्ज किया जा रहा है, लेकिन 15 डेज से 90 डेज के बीच में। लेकिन अगर इमरजेंसी के केस में एक रात या फिर 14 दिन तक के लिए बैंक्स को पैसा चाहिए, तो वहां पर क्या चार्ज करा जाएगा, एमएसएफ चार्ज किया जाएगा, जो कि अभी करंट है हमारा 4.25%, करंट रेपो रेट 4% एंड करंट रिवर्स रेपो रेट इज 3.35%। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। जब इंटर बैंकिंग खत्म हो जाती है, एक बैंक दूसरे बैंक को पैसा नहीं दे पाते, तो इमरजेंसी के केस में आरबीआई से पैसे लेता है एक रात से लेकर 14 दिन तक के लिए, उसे ही आप मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोल रहे हैं, और जिसका रेट किससे ज्यादा होगा, रेपो रेट से ज्यादा होगा। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर ओपन मार्केट ऑपरेशन, जब क्या करता है आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय या सेल करता है ओपन मार्केट में। और मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम कैसे अलग है ओपन मार्केट ऑपरेशन से, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आरबीआई क्या कर पा रहा है, सेल कर पा रहा है, यहाँ पर वो परचेस नहीं करेगा। तो आई होप ये आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों आपको क्लियर हो चुके होंगे। इस सेशन को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी और इंटरेस्टिंग सेशन में। सो टिल देन लर्न स्मार्ट, स्टडी स्मार्ट एंड बी स्मार्ट। थैंक यू।